वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। उसमें हमने देखा था कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। हम लोग ईस्ट की बात किए थे, हम लोग कुछ फंजाई, कुछ एल्गी की बात किए थे, स्पाइरो वगैरह की बात किए थे। यानी हम लोग उस टॉपिक में क्या देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम लोग वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे और आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहां पे स्टार्ट करने से पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये जान लीजिएगा कि जो प्लांट होता है वो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग देखेंगे प्लांट जो है वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो हम लोग सिर्फ इसमें जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। तो हमारा जो डिफिनेशन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is a type of plant reproduction in which plant reproduce through vegetative part of the plant यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एक ऐसा प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसमें जो प्लांट होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है। देखिए, अगर वो फ्लावर से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। यानी फ्लावर जो है वो फ्रूट में चेंज होगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा और उस सीड से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको, यानी फ्लावर को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट से वो रिप्रोड्यूस कर जाए। दूसरे पार्ट में कौन आ जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट। तो ये याद रखना है कि वेजिटेटिव पार्ट। तो बात आती है कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन कौन है। तो जो वेजिटेटिव पार्ट है बाबू, वेजिटेटिव पार्ट वो प्लांट का कौन होता है, रूट हो सकता है, शूट एंड लीफ। ये जो है बाबू रूट, शूट एंड लीफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट जो है जी फ्लावर, क्या है, फ्लावर बचा हुआ है ना। फ्लावर मेनली तो यही चार पार्ट होते हैं। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन, फ्लावर। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लावर। यानी फ्लावर को छोड़कर किसी भी पार्ट से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो आप तो अपनी तरफ से जितना डिफिनेशन बनाना है बना लो, हम एक लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेथड की बात करते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका मेथड क्या है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं। फॉलोइंग मेथड of vegetative reproduction.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड है। कौन कौन है जी? प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेगा वो नेचुरली तरीके से भी कर सकता है। तो पहला बाय नेचुरल मेथड, बाय नेचुरल मेथड। इसमें जो प्लांट प्रोपोगेट करेंगे वो नेचर के द्वारा यानी नेचुरली करेंगे, इसमें हम लोग का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और जो नेक्स्ट है बाबू वो है बाय आर्टिफिशियल मेथड, मतलब हम लोग का इसमें हाथ होगा, हम लोग इसमें इन्वॉल्व करे होंगे, इन्वॉल्वमेंट हम लोग का होगा। ठीक है, तो दो मेथड है। कौन कौन है बाबू? बाय नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाय नेचुरल मेथड में क्या होगा। देखो बाय नेचुरल मेथड की बात आ रही है तो इसमें रूट से अलग तरीके से होगा, स्टेम, शूट और लीफ। ऐसा नहीं है कि सारा फ्लावर जो होगा लीफ से प्रोपोगेट करेगा, सारा फ्लावर रूट से करेगा, या फिर सारा फ्लावर सिर्फ और सिर्फ स्टेम से करेगा। या फिर ये भी नहीं हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है वो तीनों से डन हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ जो डाइवर्सिटी है प्लांट का ना, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कुछ प्लांट जो है सो रूट से प्रोपोगेट करेंगे, कुछ प्लांट शूट से करेंगे और कुछ प्लांट लीफ से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखते हैं बाय नेचुरल मेथड, बाय नेचुरल मेथड, बाय नेचुरल मेथड। अब देखो बाय नेचुरल मेथड में जो प्लांट प्रोपोगेट कर रहा है किससे जी? पहला जो है बाय रूट, यानी इसमें जो रूट है वो नए प्लांट का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट में यानी द रूट ऑफ सम प्लांट डेवलप adventitious bird on them, यानी जो प्लांट रूट से प्रोपोगेट करेंगे वो क्या करेंगे? अपने रूट में एडवेंशियस बर्ड का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। और उससे क्या होगा? प्लांट जो है बाबू वो क्या करेगा? अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गुआवा बताएंगे कैसे होता है, डालिया, और क्या होगा जी? स्वीट पोटैटो, एक्सेट्रा। देखिए इसमें क्या होगा, सपोज दैट ये कोई प्लांट है, चलिए ये कोई प्लांट है और इसका जो स्टेम है बाबू वो कुछ इस टाइप से गया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रूट है ये थोड़ा सा ग्राउंड से जब ऊपर आएगा ना तो इस पे क्या प्रेजेंट होंगे? छोटे से बर्ड बन जाएगा, बेबी प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहोगे तो इस प्लांट को यहां से डीअटैच करके दूसरे जगह लगा सकते हो। तो ये तो हम लोग डीअटैच करके लगाए, लगाओ या ना लगाओ, ये अपने आप का ये अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखेगा। तो यहां पे क्या हुआ, इसमें क्या हम लोग का कोई भी रोल है? तुम चाहो या ना चाहो, जो गुआवा का प्लांट है वो अपने रूट से छोटे से प्लांट को डेवलप कर लेगा। यानी रिप्रोडक्शन था क्या? अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, वो क्या कर रहा था? रिप्रोडक्शन। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लिया कि अपने जैसा ही प्लांट को डेवलप किया है। दूसरी बात, अगर वो फ्लावर से रिप्रोड्यूस करता तो वो सेक्सुअली होता, लेकिन वो किससे रिप्रोड्यूस कर रहा है? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट यानी रूट से, तो दूसरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। तो गुआवा में जो रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें सीड से तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि सीड से नहीं होगा, सीड से होगा ही। साथ में क्या होता है? रूट भी क्या होता है? वो अपने ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन करता है और वहां से न्यू प्लांट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो एक बाय रूट देख लीजिए जो कि किसमें किसमें होता है बाबू? गुआवा हो गया, डालिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय शूट, बाय शूट या फिर बाय स्टेम, बाय स्टेम। तो यहां पर ये जानिएगा कि स्टेम किसको कहते हैं, तो स्टेम को जानिए। तो सबसे पहले स्टेम के बारे में देखिए, दोज स्ट्रक्चर
which have node and internode, node and internode। वैसा स्ट्रक्चर प्लांट का जिसमें नोड और इंटरनोड हो, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाबू स्टेम या फिर सूट। देखो बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर जो एग्जांपल बता रहे हैं, गन्ना यानी शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद क्या गांठ आता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बाबू, ये है नोड। अभी नोड से क्या होता है, यहां से फ्लावर का फॉर्मेशन हो सकता है, यहां से ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो सकता है। इन द केस ऑफ शुगर केन नहीं, शुगर केन के केस में नहीं, लेकिन सारे प्लांट में नोड और इंटरनोड होते हैं। और जो लीव्स निकलेंगे, जो ब्रांच निकलेंगे, जो फ्रूट्स निकलेंगे, वो हमेशा किससे निकलते हैं, नोड से निकलते हैं। ठीक है, तो नोड और ये भी क्या है बाबू, नोड। ये दो नोड है, और दो नोड के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक जी, इंटरनोड। इंटरनोड, तो याद रखिएगा, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें नोड और इंटरनोड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्टेम बोलते हैं। तो अब जो यहां प्रोपोगेशन होने वाला है, वो किससे होने वाला है जी, स्टेम से। अब स्टेम में देखेंगे, यहां भी 3 तरह का होगा प्रोपोगेशन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग को मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही याद रखना है। कौन कौन, पहला जो है बाबू है राइजोम। राइजोम, नेक्स्ट जो है वो है ट्यूबर, और थर्ड जो है वो है रनर। ये 3 आप लोग को देखना है, राइजोम, ट्यूबर एंड रनर। जो राइजोम से प्रोपोगेशन होगा, उसका जो एग्जाम्पल है बाबू, वो है बनाना, टर्मरिक, हल्दी और जिंजर। इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो स्टेम से होता है, और कैसे स्टेम से, राइजोम से। उस स्टेम को क्या बोलेंगे बाबू, राइजोम। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्यूबर की बात करते हैं, तो पोटैटो। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि जो पोटैटो होता है वो कैसे प्रोपोगेट करता है और कौन से पार्ट से करता है। तो सबसे पहले वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डन करता है, और कौन से पार्ट से करता है, तो मोस्ट ऑफ द लोग का आंसर होगा रूट से। क्यों रूट से होगा जी, क्योंकि सर वो जमीन के नीचे होता है। बाबू जमीन के नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टेम का डिफिनेशन इसलिए लिखे हैं, दो स्ट्रक्चर बीच है नोड एंड इंटरनोड इज नोन एज स्टेम। आप अब वो नीचे है या ऊपर, उस पर छोड़ दो, ठीक है। आपको ये याद रखना है, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें नोड और इंटरनोड होता है वो स्टेम कहलाता है। तो मन में आ रहा होगा कि सर आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो क्या रूट में नोड और इंटरनोड होता है? बिल्कुल होता है। हम ऐसा नहीं बोले हैं, नोड और इंटरनोड होने के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। पोटैटो आई जो जानते हो, देखते होगे, ये स्ट्रक्चर क्या है बाबू, नोड है, और ये भी स्ट्रक्चर क्या है, नोड है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो जब भी प्लांट प्रोपोगेट करता है पोटैटो में, तो क्या करता है, इस पोटैटो आई से ही एक अंकुरन का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेट करता है, और यही जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। न्यू प्लांट इन द सेंस की ये जो पोटैटो है आगे जाकर के छोटे छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन किया और बाद में बहुत सारा हमको मिलेगा। तो देखिए, तो ये नोड और इंटरनोड, तो ट्यूबर से जो करता है बाबू, क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो। चलिए, तो ये याद रखिएगा, तो ट्यूबर से ये जर्मिनेट करता है। आप इसको बोल सकते हो स्टेम ट्यूबर ही बोल सकते हो। चलो रनर की बात करते हैं। रनर का मतलब दौड़ने वाला। तो आप दूब घास की बात करते हो, देखे होगे दूब घास, दूब ग्रास। तो यहाँ पे दूब घास को इमेजिन कर लो, जो मेनली हम लोग पूजा पाठ में इसका यूज करते हैं। तो दूब घास जो होता है वो कैसे करता है प्रोपोगेट। सपोज दैट आपको आपके घर दूब घास नहीं है और किसी के यहां से लाना है, तो क्या उसके यहाँ का सारा दूब घास उठाकर ले आओगे या छोटा सा पार्ट लोगे? छोटा सा पार्ट लोगे, यानी 3-4 दूब घास ले आए, ठीक है, और इसको जमीन में लगा दिए। तो क्या देखोगे, कुछ दिन के बाद ये कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता जाएगा हॉरिजॉन्टल, और नए दूब घास का फॉर्मेशन करते जाएगा। नीचे साइड में क्या हो जाएगा बाबू, रूट का फॉर्मेशन करेगा, और ऊपर में ये ऐसे ही शूट का फॉर्मेशन करते जाएगा और बढ़ते जाएगा, यानी ये रन कर रहा है ग्राउंड पे। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रनर। दूब घास हो गया, मिंट हो गया, पुदीना। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखना कि सर बोले हैं कि ला करके लगा दो, ला करके लगाना नहीं है, इसका केयर भी करना है, प्रॉपर वाटर भी देना है, तब जा करके ये ऐसा होगा। तो दूब घास एंड मिंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है बाबू, रनर का। तो चलिए, तो हम लोग देखें बाय रूट
बाय स्टेम। हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है बाय लीफ। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि कौन से प्लांट हैं जो लीफ से क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे नेचुरल मेथड में जो प्रोपोगेशन होने वाला है किससे बाबू, बाय लीफ। देखिए बाय लीफ में क्या होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बड का फॉर्मेशन करते हैं अपने लीफ पे ही। तो देखिए इन सम प्लांट adventitious bird form on leaf। उनके लीफ पे क्या होगा जी, एडवेंशियस बर्ड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए ब्रायोफाइलम और एक है बिगोनिया और भी प्लांट है। देखिए ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, ये दो ऐसे प्लांट हैं जो ये प्रोपोगेट किससे करेंगे बाबू, लीफ से करेंगे, और ये अपने लीफ पे बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए कैसा होता है, सपोज दैट ये जो लीफ बना रहे हैं वो किसका है बाबू, बिगोनिया का है या फिर ब्रायोफाइलम ही मान लो। चलिए हो गया, ठीक है। जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये अपने जो नोड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेबी प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इनमें क्या हो जाएगा, रूट भी हो जाएगा, ये प्लांटलेट्स हैं। जब रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन होगा तो क्या होंगे, ये जो प्लांट है यहाँ से क्या होंगे, नीचे की ओर आएंगे। क्यों, अभी मैच्योर हो चुके हैं, अपना सारा एक्टिविटी खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। और ये प्लांट जो छोटे प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। इनका रूट जो है वो जमीन में धस जाएगा, क्योंकि रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आसानी से रूट क्या हो जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा। और ये जो प्लांट है नया फॉर्मेशन हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ जो प्लांट का फॉर्मेशन हुआ है, यानी जो न्यू प्लांट्स बने हैं वो किसकी मदद से बने हैं, कौन से पार्ट से बने, लीफ से बने हैं। और जब कोई भी प्लांट लीफ से, स्टेम से या फिर रूट से प्रोपोगेट करता है तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये किस तरीके से हो रहा है, कौन से मेथड से हो रहा है, बाय नेचुरल मेथड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम बिगोनिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। तो हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब बात आती है कि मेथड को करेंगे क्यों, क्या कारण है, क्या फायदा है। देखो, तो ये मेथड करने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो क्विकर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, यानी कम समय में जो हमको ज्यादा प्लांट चाहिए तो हम लोग इस मेथड को डन करेंगे। और दूसरा, जब दो अलग अलग वेराइटी को हमको मिलाना होगा तब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड का सहारा लेंगे। तो दिस मेथड इज मेंट फॉर, किस लिए किया जाता है, दिस मेथड meant for first to quick production of plant। इसका प्रोडक्शन की क्विक प्रोडक्शन करेंगे, यानी हमको बहुत ही कम समय में जब प्लांट का जरूरत होगा तो हम लोग इसको डन कर लेंगे। दूसरा, combining good quality of two different variety, combining good qualities of two different varieties। ये दो मेन रीजन है हम लोग को आर्टिफिशियल मेथड करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आर्टिफिशियल मेथड को कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है कटिंग। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कटिंग से। कटिंग, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्लांट प्रोपोगेट करेगा वो किससे करता है, स्टेम से करता है। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं।
थोड़ा सा मतलब याद कीजिए, जब किसी अपने फ्रेंड के यहाँ कोई अच्छा रोज होता होगा, आपको लगता होगा कि मेरे घर में भी मिलता, तो वो रोज को कैसे आप अपने घर में प्रोपोगेट करते हो? क्या कहते हो कि इसका बीज देना? नहीं, क्या बोलते थे कि इसका जो स्टेम है हमको कट करके देना। देखो, बिना स्टेम का कटिंग किए हुए वो जो प्लांट है प्रोपोगेट नहीं करेगा, और वो खुद ब खुद भी नहीं होगा। उसमें आपको क्या पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी सबसे पहले रोज के स्टेम को हम लोग कट करेंगे, और कट करने के बाद उसको, अगर आप थोड़ा सा भी प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगा करके उसको ट्रीट करके क्या करना पड़ेगा, अच्छे से लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, कट करके लाओगे और जमीन में डाल दोगे। मे बी वो न्यू प्लांट में तैयार हो सकता है, लेकिन चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। आप 20 स्टेम लगाओगे तो उसमें से 10 ही ग्रो करेगा, 10 जो होगा तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओवरऑल मेरा बताने का ये मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, लाइक रोज हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब ऐसे हैं कि इनको प्रोपोगेट करने के लिए आपको आर्टिफिशियली, मतलब आपको इसमें हाथ बटाना पड़ेगा, या आर्टिफिशियली तरीके से क्या होता है, प्रोपोगेट करते हैं। गन्ना की बात करते हैं, तो गन्ना का जब प्रोपोगेट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, गन्ने में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कट करते हैं ऐसे, और बीच में एक नोड रहने देते हैं, और इस पार्ट को ऐसे लगा देते हैं, और इस पे मिट्टी डाल दी। कुछ दिन के बाद ये नोड से क्या होता है, प्लांट अराइज होता है, फॉर्मेशन हो गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब तक तुम इसको कट नहीं करते, इसको जमीन में नहीं डालते, तो क्या खुद से प्रोपोगेट हो पाता, क्या नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, यानी हम ही लोग इस प्लांट को प्रोपोगेट करवा सकते हैं। तो कटिंग किस किस में होगा जी, शुगर केन, और किस में होगा, रोज। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, शुगर केन हो गया, रोज हो गया, और सिट्रस एक्सेट्रा। ये 3 एग्जाम्पल है जो क्या होते हैं, वो प्रोपोगेट कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो है जी वो ग्राफ्टिंग। देखो, ग्राफ्टिंग जो परफॉर्म किया जाता है, ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो नजदीक के स्पीसीज में, या फिर यहां पे आप वेराइटी वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो जो ग्राफ्टिंग परफॉर्म होता है, जो नेक्स्ट है कटिंग के बाद, वो किसमें किया जाता है, भी बोल सकते हैं। चलो एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे समझना, सपोज दैट किसी के यहाँ एक रोज का क्या है, प्लांट है, जो कैसा कलर का है जी, रेड कलर का। कैसा कलर है, रेड। और उसके ही फ्रेंड के घर एक और रोज है जो कि कैसा कलर का है, ब्लू कलर है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों प्रॉपर फ्लावर दे रहा है। किसी का क्या इच्छा हुआ कि ये जो रेड और रोज है, एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस प्लांट का स्टेम को कट करेंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद देखो क्या करते हैं, इस पार्ट को यहां पे ले आएंगे, एक प्रॉपर यहां पे ग्रुप्स बना देंगे, एक प्रॉपर अटैच होने के लिए जगह बना देंगे, तभी हो पाएगा। तो और इस प्लांट को ऐसे किए और इसको यहां ले आए, तो क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर बना। तो देखो इसमें क्या होता है, और इसको प्रॉपर क्या करेंगे, बांध देंगे सही तरीके से, वैक्स लगा करके। और बार बार इसको ऐसे नहीं देखना, नहीं है बार बार इसे कि ये अटैच हुआ है या नहीं हुआ, आपको इसको छोड़ देना है। तो कुछ दिन के बाद क्या देखोगे, इस प्लांट में जो यहां से ब्रांच निकल रहा है, कुछ यहां से ब्रांच निकले, और इसका जो पार्ट है यहां से ब्रांच निकला, तो इसमें जो फ्लावर आएगा वो कैसा कलर का आएगा बाबू, ब्लू कलर। कैसा कलर, ब्लू रोज। और इसके ब्रांच में कैसा कलर आएगा, रेड। तो बोले थे ना,
कंबाइनिंग गुड क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट वेराइटी, दो अलग अलग वेराइटी को कंबाइन कर सकते हैं किसके मदद से, ग्राफ्टिंग की मदद से। ग्राफ्टिंग क्या है बाबू, ये आर्टिफिशियल मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। अब देखो यहां पे क्या होता है, जो ग्राफ्टिंग में स्टेम को यूज किया गया था यानी अपर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू स्टॉक। क्या बोलते हैं जी, स्टॉक, STOC के स्टॉक। और जो रूट के साथ है, सॉरी देखो, जो स्टेम के साथ है उसको बोलते हैं साइकॉन। क्या बोलते हैं जी, साइकॉन, जो स्टेम है। और जो रूट है, रूट वाला पार्ट, इसको बोलेंगे स्टॉक। यहां दो पार्ट थे, ये जो पार्ट है अलग प्लांट का है जिसको हम लोग ला करके यहां ग्राफ्ट किए हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे साइकॉन। और जो प्लांट पहले से रूट के साथ है उसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये हम लोग ग्राफ्टिंग ऐसे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बडिंग के बारे में जानेंगे। एक बडिंग हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ईस्ट कर रहा था उसमें देखे थे, यहां पे बडिंग देखेंगे। देखो ये बिल्कुल उसी के जैसा है, ग्राफ्टिंग के जैसा ही। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेम को ट्रांसफर कर रहे थे, इसमें हम लोग बर्ड को करेंगे। जैसा कि वही एग्जांपल ले रहे हैं, ब्लू रोज, और जो दिस साइड रोज है वो है बाबू रेड है, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, इसके स्टेम को इसमें इंसर्ट कर रहे थे और इसके इसमें कर सकते हैं। यहां पे हम लोग स्टेम को इंसर्ट नहीं करेंगे। देखो यहां पे इसमें बर्ड होगा, इसमें जी इस रेड वाले रोज में, यानी यहां पे बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, आगे जाकर के ये ब्रांच का फॉर्मेशन करने वाला था। और इसमें भी क्या था, एक बर्ड का फॉर्मेशन होने वाला था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बर्ड को हम लोग यहां से निकाल लेंगे, एक शार्प नाइफ के द्वारा यहां से हम लोग बर्ड को निकाल लिए, और यहां से हम लोग बर्ड को क्या किए, बाहर कर लिए। और जो बर्ड हम लोग निकाले थे, ये रेड वाले बर्ड को यहां पे इंसर्ट कर देंगे, और ब्लू वाले बर्ड को यहां पे इंसर्ट कर देंगे, और इसको प्रॉपर क्या कर देंगे, अच्छे से पैक कर देंगे कि ये बर्ड निकले ना या फिर डिस्ट्रॉय ना हो, वाटर लॉस ना हो। कुछ दिन के बाद क्या होगा, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, जो बर्ड था, वो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो ब्लू था बाबू, ये ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा। अब इस ब्रांच में जो फ्लावर लगेंगे वो कैसे लगने वाले हैं, रेड। कैसा लगेगा जी, रेड। और इस ब्रांच में जो फ्लावर लगेंगे वो कैसा लगेगा, ब्लू। और जो इसका जो मेन प्लांट है, इसमें तो प्रॉपर रेड कलर का लगेगा ही, और ये जो मेन प्लांट है इसमें तो ब्लू कलर लगेगा ही। मतलब एक ही फ्लावर में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग तरीके का क्या बनाया है जी, बताओ, दो अलग अलग तरीके का हमको फूल देखने को मिल रहा है। तो एक हम न्यूज़पेपर में पढ़े थे कि एक ऐसा प्लांट तैयार किया गया है जिसमें 40 तरह के फल और फूल लगते हैं। तो कैसे तैयार किया गया होगा, बडिंग के द्वारा या फिर ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो ये सब सारा का हेल्प ले करके, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा किया गया होगा तैयार। सोचो वो प्लांट कितना अट्रैक्टिव लगता होगा जिसमें 40 तरह का अलग अलग तरीके का फूल और अलग अलग तरीके का फल लगेगा। तो इमेजिन कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। बडिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं लेयरिंग। लेयरिंग, देखो लेयरिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सॉइल लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग। तो हम लोग दोनों देखेंगे, सॉइल लेयरिंग और एयर लेयरिंग। देखो दोनों किसमें होगा, जो सॉइल लेयरिंग होता है बाबू, वो क्या होता है, जो स्टेम थिन होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी जो आसानी से जमीन में आ सकते हैं, उनमें हम लोग सॉइल लेयरिंग कर देंगे। एग्जांपल्स के लिए स्ट्रॉबेरी। और एयर लेयरिंग हम लोग उसमें डन करते हैं जिनका जो स्टेम होता है, जिनका ब्रांचेज होता है, बहुत ही क्या होता है, रिजिड होता है, यानी उसको मोड़ा नहीं जा सकता, उसको जमीन में नहीं लाया जा सकता है, यानी ऊंचे जगह में है। तो वहां पे हम लोग एयर लेयरिंग को परफॉर्म करेंगे। दोनों का कंसेप्ट सेम है। क्या कंसेप्ट है देखिए, तो दोनों हम बना रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को बना दे रहे हैं। ये कोई मान के चलो स्ट्रॉबेरी है, या फिर कोई भी प्लांट है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, और हमको क्या करना है, प्लांट को प्रोपोगेट करवाना है। देखो स्ट्रॉबेरी है, उसका जो सीड होता है उसको तुम जमीन में बोओगे ना, तो उससे भी क्या हो जाएगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वो जब जमीन में बोओगे, उसका सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद छोटा सा प्लांटलेट तैयार होगा, फिर बड़ा होगा, यानी बहुत लंबा समय लगने वाला है। उसको फल देने में लगभग अच्छा खासा समय लग जाएगा।
लेकिन हमको क्या चाहिए, तुरंत चाहिए, यानी क्विक प्रोडक्शन चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके ब्रांच को क्या करते हैं, आसानी से नीचे की ओर ले आते हैं। आसानी से नीचे की ओर ले आएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक क्लैंपू के द्वारा जमीन में क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इसके ऊपर पूरी तरह से क्या करते हैं, सॉइल का कवरिंग कर देते हैं, यानी पूरी तरह से सॉइल दे दिए, ठीक है। यहां पे सॉइल का इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद पहले जो इसका जो रूट था वो ये था, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर मिल रहा था इसके थ्रू मिल रहा था, अभी भी कुछ दिन तक इसी के थ्रू मिलेगा। लेकिन जब ये जमीन में आता है, मिट्टी में आता है, तो क्या करता है, अपना रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। और रूट का फॉर्मेशन कर लेता है, अब इसको जो वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं वो इस रूट के द्वारा मिल रहा है। मतलब अब इस पे डिपेंडेंसी खत्म हो चुका है इस प्लांट का। और जब हम लोग जान जाएंगे कि इसमें रूट का फॉर्मेशन हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से कट करेंगे और मदर प्लांट से इसको डीअटैच कर देंगे और इसको कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो ये किस केस में था, स्ट्रॉबेरी के केस में। क्यों था सॉइल लेयरिंग किए, क्योंकि यहाँ पे आसानी था, स्टेम को इजिली हम लोग जमीन में डाल सकते थे। लेकिन हम लोग जो आम की बात करते हैं, लीची की बात करते हैं, उस केस में ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके स्टेम को हम लोग लाएंगे और जमीन में डाल देंगे। तो उसके लिए हम लोग को हवा में ही लेयरिंग करना पड़ता है। तो हवा में लेयरिंग जो होता है, देखिए सपोज दैट ये कोई मैंगो का है, हम लोग उसके ब्रांच को चूज कर लिए, ये 1 ईयर कम से कम इसका 1 से 2 साल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नया नया तैयार हुआ तुम इसको लेयरिंग करके बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो सपोज ये ब्रांच है किसी मैंगो ट्री का और इसमें फल फूल प्रॉपर लग रहा है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो जब हम लोग इसमें लेयरिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि इस स्टेम का जो बार्क है उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी जो सबसे आउटर कवरिंग है उस बार्क को हटा दिए, यानी छिलका को। ओवरऑल जो प्लांट का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, छिलका था, उसको हम लोग हटा दिए। हटाने के बाद क्या करेंगे, इसमें सॉइल लेकर के इसको पूरी तरह से मिट्टी को सान लेना है, ठीक है, यानी भींगा हुआ मिट्टी होना चाहिए। उसको प्रॉपर यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से लपेट देंगे और पन्नी से इसको पैक कर देंगे। क्यों जी, क्योंकि ये गिर सकता है। और इसको प्रॉपर क्या करना है, इस मिट्टी को गीला ही रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम इसको लगा करके घूमने चले जाओ 1-2 महीना के लिए और तुम वहां सोच रहे हो कि अच्छा मेरा तो प्लांट तैयार हो रहा है, सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुमको कहीं जाना भी है तो ऊपर में कुछ ऐसा मैनेजमेंट करके जाओ कि यहाँ पे प्रॉपर वाटर आते रहे, ये हमेशा गीला रहे। और 1 से 2 महीने जब हो जाएगा तो देखोगे कि ये जो प्लांट है इसका खुद का रूट डेवलप हो गया है। और जब इसका खुद का रूट डेवलप हो गया तब तुम इसे पेरेंट बॉडी से हटा सकते हो, हटा करके इसे कहीं दूसरे जगह लगा सकते हो। जो तुम बाजार में सुनते हो ना, कलमी आम 1 साल के अंदर फल जाएगा, इतने छोटे छोटे पौधे को देखोगे कि फल रहा है, वो इसी का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों में है क्या, दोनों में कॉमन चीज ये है, चाहे वो सॉइल लेयरिंग हो या फिर एयर लेयरिंग हो, दोनों में हमको कब तक वेट करना है, जब तक रूट ना आ जाए। जब रूट आ गया तो इस पूरे बॉडी का जो फंक्शन है, जो वाटर चाहिए और जो मिनरल चाहिए, वो इसका अपना रूट देगा, अपना रूट सिस्टम हो गया। स्ट्रॉबेरी के केस में भी था और इस केस में भी था। तो ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो और फिर इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, डी अटैच कर देते हैं। तो देख लीजिए ये स्ट्रक्चर। तो लेयरिंग, हाँ, तो लेयरिंग किस किस में होता है बाबू, मैंगो में कर सकते हैं, मैंगो में कर सकते हैं, लीची में होता है, जैस्मिन में होता है। हाँ, बडिंग नहीं बताया, बडिंग प्लम, बैर में हम लोग आसानी से बडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, बडिंग और लेयरिंग। इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे जी, पहला देखे कटिंग और दूसरा देखे थे हम लोग ग्राफ्टिंग, थर्ड हो गया बडिंग, फोर्थ हो गया लेयरिंग, लास्ट जो है बाबू वो है ब्यूलबिल। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्यूलबिल। इसमें क्या होता है, जो बर्ड होते हैं, सम टाइम जो बर्ड होते हैं वो फ्लेसी हो जाते हैं, यानी उसमें पत्ता जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो एनसीईआरटी में अगर फिगर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और देखोगे कि यहां जो बर्ड है ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। ये तो ऐसा प्लांट है ही, ठीक है।
और ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें जो बर्ड है बाबू वो फ्लेशी हो गए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एगेव। इसको हिंदी में रामबांस कहा जाता है, रामबांस। हम भी नहीं देखे हैं, बस तुम लोग याद रखना कि जो एगेव में जो प्रोपोगेशन होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से और किससे, बिल्विल से। चलिए, तो हम लोग ये देख लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड और बाय नेचुरल मेथड। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है इकोरोनिया। तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं इकोरोनिया विच इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाबू वाटर हाइसिंथ विच इज नोन एज इकोरोनिया। देखो, ये इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बाबू, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, देखो ये क्या है, एक टाइप का वीड है, खरपतवार। और कैसा वीड, एक्वेटिक। देखो, इसका जो फ्लावर होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अगर फ्लावर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से यहाँ पे किसी लोग को अच्छा लग गया था। एक्चुअली जो इकोरोनिया है यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, वो विदेश का है, फॉरेन का है। तो कुछ लोग जो यहाँ से गए थे, आइडिया नहीं है किन्होंने लाया था, उनको फ्लावर ज्यादा ही अच्छा लगा और वो फ्लावर क्या मतलब पूरे प्लांट को लेकर के इंडिया में, यानी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा मुसीबत का जड़ बन जाएगा। जब इसको इंडिया में लाया गया तब इसको जब वाटर में इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत ही फास्ट ग्रो करने लगा। ये जो है फास्ट ग्रोइंग वीड है। कैसा ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग। देखेंगे हम लोग कैसे ये ग्रो करता है, फास्ट ग्रोइंग वीड। ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा और पूरे वाटर बॉडी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अब पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है, उस वाटर का जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज कर लेता है और उस वाटर में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, यानी ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाता है वो वाटर। और जब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा वाटर में, और जो उसमें जो फिश होते हैं वो क्या करने लगते हैं, डेथ होने लगते हैं। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया, बंगाल जो है मेनली किसके लिए फेमस है, मछली। यहाँ के जो मोस्ट ऑफ दी लोग हैं क्या है, किस पे डिपेंडेंस है, उनका डिपेंडेंसी है मछली पे है, कहीं ना कहीं उनसे उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बंगाल में क्या किया, पूरे के पूरे वाटर बॉडी को बहुत ज्यादा कवर कर लिया और बहुत ज्यादा कवर करने के बाद क्या किया, ऑक्सीजन का जो लेवल था वाटर में उसको कम कर दिया। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से बंगाल में बहुत ही ज्यादा मछली का क्या होने लगा, जो डेथ होने लगा, जिससे वहां का जो स्थिति था, इकोनॉमिकल कंडीशन था, थोड़ा गिरने लगा, यानी आतंक मचा के धर दिया। कहां पे जी, बंगाल में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ये करता क्या है, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का कमी कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डेथ ऑफ फिशेस। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, वाटर हाइसिंथ। अब बात आती है कि सर ग्रो किससे करता है। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी वेजिटेटिव होता है। और किससे होता है बाबू, ऑफसेट। किससे होता है जी, ऑफसेट। ऑफसेट को हम लोग एक्वेटिक रनर भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग स्टेम में देखे ना, रनर, मिंट और साइनाडोन, यानी दो घास में देखे थे। तो एक्वेटिक रनर बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। देखिए कैसे करता है। सपोज दैट ये कोई वाटर बॉडी है और इसमें जो है ये क्या है जी, इकोरोनिया है। ठीक है, मान लो ये इकोरोनिया है। जब इसको ग्रो करना होता है तो इसके स्टेम से एक ब्रांच निकलेगा। ठीक है, और ये फिर से नए इकोरोनिया को बनाएगा। फिर से ये स्ट्रक्चर जो स्टेम जो है, देखो रन कर रहा है, किसके जैसा कर रहा है बाबू, दूब घास और मिंट के जैसा, लेकिन ये एक्वेटिक में है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट इज एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक। इसको एग्जांपल नहीं बोल सकते हो, इसको एक्वेटिक रनर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऑफसेट। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोनिया जो है वो किससे प्रोपोगेट करता है, तो ऑफसेट से। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑफसेट को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो एक्वेटिक रनर बोलते हैं। क्लियर। चलिए, ये हमारा इकोरोनिया के बारे में हो गया। अब बात आती है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक होने वाला है।
तो हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो पहला क्या है, ये क्विकर मेथड है, तो पहला यही हो जाएगा, इट इज क्विकर मेथड। इट इज क्विकर मेथड। कैसा मेथड है बाबू, ये क्विकर मेथड है। नेक्स्ट, ये जो है इजियर एंड चीपर मेथड है प्रोपोगेशन का, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता मेथड है। इट इज easier and cheaper method of propagation। ये इजियर और चीपर, ज्यादा खर्चीला नहीं है और बहुत ही आसान मेथड है। अब नेक्स्ट है, देखो ये जो मेथड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये उन लोग के लिए फायदेमंद है, उन प्लांट के लिए जिनमें सीड का जो वायबिलिटी होता है वो खराब होता है, या फिर जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी सीडलेस प्लांट के लिए सिर्फ ये एक ही तरीका है जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। सोचो, अगर बनाना स्टेम से रिप्रोड्यूस नहीं करता तो तुम उसका सीड कहां से खोजते? बनाना में तो सीड नहीं होता है। और दूसरी बात करते हैं सीडलेस ग्रेप्स, यानी बिना दाने वाला अंगूर। उसको तुमको अगर लगाना होता अपने घर में, बनाना हो गया या फिर सीडलेस ग्रेप्स हो गए, उसको तुम कैसे लगाते हैं? तो सिर्फ यही एक मेथड है सीडलेस प्लांट के लिए। यानी इट इज वन ऑफ द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड। इट इज ओनली मेथड in which plant do not produce seed। जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, इसके लिए जी, उस प्लांट का प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जांपल हो गया बनाना, हो गया जैस्मीन भी है, जैस्मीन, सीडलेस ग्रेप्स, ये सब प्लांट के लिए फायदेमंद है। कौन जी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो, अगर पेरेंटल कैरेक्टर को प्रिजर्व करना है, दिस मेथड हेल्प इन preservation of parental character। देखो, ये जो मेथड है वो पेरेंटल कैरेक्टर को क्या करता है? प्रिजर्व करके रखता है। जैसे कि जो आप ग्राफ्टिंग कर रहे, जो लेयरिंग कर रहे थे, उस कंडीशन में क्या हो रहा था? ये न्यू प्लांट था, इस प्लांट से क्या कर रहे थे हम लोग? दूसरे प्लांट को तैयार कर रहे थे, यानी एयर लेयरिंग कर रहे थे इन द केस ऑफ मैंगो एंड लीची। तो जो हम लोग इस स्टेम को कट करके लगा रहे थे, यानी जब ग्राफ्टिंग होगा, जब लेयरिंग हो गया था तब, तो जो हम लोग जो न्यू प्लांट जो तैयार हुआ था, यानी ये जो ब्रांच था जब ये प्लांट में तैयार हुआ था, तो इसमें भी यही कैरेक्टर था जो इसमें है। मीन्स अगर ये आम मीठा था तो ये भी क्या था? मीठा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी का तो पार्ट है। तो इसका जो कैरेक्टर है वो न्यू प्लांट में क्या एग्जैक्ट वही रहा। लेकिन जब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को छोड़ करके दूसरे मेथड को अपनाते हैं, दूसरे मेथड यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, तो इसमें क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, दो कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है। लेकिन इसमें वैसा कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जो इसमें कैरेक्टर था वही कैरेक्टर इसमें भी है। ठीक है, चलो अब और इसका क्या फायदा है? देखो, ये जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए हेल्पफुल है जिसका सीड का डोरमेंसी बहुत लंबा होता है। सीड का डोरमेंसी लंबा होता है, सीड का वायबिलिटी जो होता है वो भी क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। मीन्स दिस रिप्रोडक्शन इज हेल्पफुल फॉर दोज टाइप ऑफ प्लांट विच हैव पुअर सीड वायबिलिटी एंड प्रोलॉन्ग सीड डोरमेंसी।
सीड डोरमेंसी जिसका लंबा होता है। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे सीड होते हैं, उनको जब जमीन में डालोगे ना तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे उनको प्लांट बनने में। क्यों? क्योंकि उसका जो सीड डोरमेंसी होता है पीरियड, वो बहुत ही लंबा होता है। तो बताओ, तुम किसी के सीड को जमीन में डाले हो प्लांट के, और वो 3 साल 4 साल के बाद वो अंकुरेगा, जर्मिनेट करेगा, तो बताओ प्लांट कब तैयार होगा? तो ऐसे ऐसे प्लांट के लिए क्या अच्छा है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को कम समय में प्रॉपर एक प्लांट बनाया तैयार मिलता है, हम लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो दे आर हेल्पफुल for those plant which have poor seed viability and prolonged seed dormancy. तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जाने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस को देखें। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर 4 में ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे और हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग प्रॉपर देखिए, समझिए। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।